Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you would be fine. Students, we have already discussed the chapter Uncle Shams in detail, and now it's time to discuss the question and answers, right? The exercise A, comprehension. We'll discuss all the exercises. Watch the video till the end so that you won't miss any of the tips that I'll give you in between, right? So let's start with part A, which says, which words used by Mr. and Mrs. Malik does the workman misinterpret? How does he react? First of all, we need to understand how many questions are asked in a single question, right? We have to identify its parts, okay? So it would be easier for us to answer that in the same phrase in which the question has been asked. Okay, we have to understand the language of the question first, and we need to understand how many parts are given in the question. ठीक है, सबसे पहले ये चीज समझना जरूरी होती है कि एक क्वेश्चन के अंदर कितने पार्ट्स दिए हुए हैं, बिकॉज इफ वी मिस एनी पार्ट आवर आंसर विल बी इनकम्प्लीट. ठीक है, और दूसरी बात ये कि जिस लैंग्वेज में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसी लैंग्वेज में हमें आंसर भी देना होता है. कभी हमसे सवाल प्रेजेंट टेंस में पूछा जाता है, सो वी हैव टू आंसर इन प्रेजेंट टेंस, और कभी हमसे सवाल पास्ट टेंस में पूछा जाता है तो हमें जवाब भी पास्ट टेंस में ही देना होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, विच वर्ड्स यूज्ड बाय मिस्टर एंड मिसेस मलिक डज द वर्कमैन मिस इंटरप्रेट. यहाँ पर अगर आप देखें तो इन्होंने सवाल हमसे क्या पूछा है. जब आप सवाल समझ लेंगे तो आपके लिए जवाब देना आसान हो जाएगा. जब तक आपको सवाल सही से समझ में नहीं आएगा, आपको जवाब देना समझ में नहीं आएगा. तो सवाल समझना जवाब देने से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है. ठीक है, आपको सवाल की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए कि उन्होंने सवाल में आपसे पूछा क्या है. विच वर्ड्स यूज्ड बाय मिस्टर एंड मिसेस मलिक. कौन से ऐसे वर्ड्स थे जो यूज किए गए थे मिस्टर और मिसेस मलिक से. डज द वर्कमैन मिस इंटरप्रेट. यहाँ पर जो आपके पास डज दिया हुआ है ना, इससे हमें पता चल रहा है कि ये हमारे जो सवाल है ये प्रेजेंट टेंस में है. सो वी हैव टू आंसर इन प्रेजेंट टेंस ओनली. हम इसका जवाब पास्ट टेंस में नहीं देंगे. अगर हम पास्ट टेंस में देंगे तो हमारा जवाब गलत हो जाएगा. इसलिए हमें ये चीज समझना जरूरी है कि कौन सा टेंस यूज किया गया है. ठीक है, विच वर्ड्स यूज्ड बाय मिस्टर एंड मिसेस मलिक डज द वर्कमैन मिस इंटरप्रेट. तो आप जवाब को भी क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे. इसके ना दो पार्ट्स हमें दिए हुए हैं तो हम जवाब भी दो पार्ट्स में ही देंगे. ठीक है, और अपना जवाब कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम. कभी हम जवाब क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं और कभी हम जवाब क्वेश्चन के सेकंड हाफ से स्टार्ट करते हैं. हमें ये देखना होता है कि कौन सी चीज ज्यादा अप्रोप्रिएट है. यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम पहले बात ये नहीं बताएंगे कि कौन से वर्ड्स थे, बल्कि हम यहाँ पर इस तरह से बात करेंगे, दी वर्कमैन मिस इंटरप्रेट्स, और उसके बाद हम वो वर्ड्स बताएंगे जो उसने गलत इंटरप्रेट किए थे. इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज की तशरीह करना, तर्जुमानी करना, उसको समझना, किस तरह आपने एक चीज को समझा है. तो वर्कमैन ने किस चीज को गलत समझा था, मिस लगा दिया यहाँ पर आपने, तो ये इसका जो मीनिंग है इंटरप्रेट का वो ऑपोजिट हो गया. यानी इंटरप्रेट का मतलब समझना और मिस इंटरप्रेट का मतलब गलत समझना. ठीक है, तो वर्कमैन ने कौन से वर्ड्स थे मिस्टर और मिसेस मलिक के जो उसने गलत समझे थे. तो विल स्टार्ट आवर आंसर लाइक दिस, द वर्कमैन मिस इंटरप्रेट्स. ये जो डस का ES है ये अब यहाँ पर वर्ब के साथ लगा दिया जाएगा. ठीक है, सो द आंसर विल बी द वर्कमैन मिस इंटरप्रेट्स डिग्रीज. ये हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे. जो चीज हमें हाईलाइट करनी है, जो चीज हमें बतानी है, ताकि हमारी वो चीज डोमिनेंट हो जाए, वो चीज हमारी सही से समझ में आ जाए. द वर्कमैन मिस इंटरप्रेट्स डिग्रीज. ही सेज ही डज नॉट हैव अ डिग्री. तो यहाँ पर एक वर्ड डिग्री का यूज किया था मिसेस मलिक ने. उन्होंने क्या कहा था कि ये जो है 180 डिग्री के ऊपर पिक्चर लगाना, यानी बिल्कुल सीधी लगाना. और उसने इस डिग्री से क्या समझा, उसने एजुकेशनल डिग्री, जो हमारी क्वालिफिकेशन होती है वो वाली डिग्री समझी, कि जो हम बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री ले लेते हैं. तो वर्कमैन ने पहली बात गलत जो समझी थी वो डिग्री से समझी थी, और उसने क्या कहा कि ही डज नॉट हैव अ डिग्री. यहाँ पर हम उसी के वर्ड्स को कोट कर देंगे. इस बात को
ये हमारा जो है सेकंड पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या था, हाउ डज ही रिएक्ट, ठीक है, तो हमें उसका रिएक्शन भी बताना है। सेकंड पार्ट भी हम उसी के साथ, उसने 2 वर्ड्स मिस इंटरप्रेट किए थे तो दोनों वर्ड्स का जवाब हम उसी तरह से देंगे। पहली बात हमने क्या बता दी, उसने डिग्रीज को मिस इंटरप्रेट किया था, और दूसरा उसी के साथ हम बता देंगे कि उसने उसके रिएक्शन में क्या कहा था। उसने कहा था कि उसके पास कोई डिग्री नहीं है, यानी वो कोई क्वालिफाइड बंदा नहीं है। दूसरी बात उसने क्या मिस इंटरप्रेट की, ही देन मिस इंटरप्रेट्स फाइन, ठीक है, इसको भी हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा, एंड इज वरिड ही विल बी फाइंड। तो एक फाइन का मतलब क्या होता है, ओके, ठीक है, और दूसरे फाइन का मतलब क्या होता है, पेनल्टी, ठीक है, किसी के ऊपर फाइन लगा देना, जुर्माना, ठीक है। तो उसने क्या कहा था, ही विल बी फाइंड, यानी वो इस बात से घबरा गया कि उससे फाइन लिया जाएगा। तो दिस वॉज द आंसर of part A. Now we'll move to part B. Now we'll move to part B. In what way is Uncle Shams a walking disaster zone? What does this mean? ठीक है, यहाँ पर आपसे उन्होंने पूछा है कि Uncle Shams in what way is Uncle Shams a walking disaster zone? Uncle Shams walking disaster zone किस तरह हैं, ठीक है, थे नहीं, आप was में यानी past tense में इसका जवाब नहीं देंगे, आप present tense में ही इसका जवाब देंगे। और अंकल शम्स को कहा गया था ना वॉकिंग डिजास्टर जोन है, उनके मिस मलिक ने कहा था, तो इस बात का मतलब क्या है, वॉकिंग डिजास्टर जोन का मतलब क्या है, आपको ये एक्सप्लेन करना है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अंकल शम्स कॉजेज हैवक बाय ट्राइंग टू हेल्प। अंकल शम्स ने मुसीबत ढा दी हेल्प करने के चक्कर में। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी की मदद करना चाह रहे होते हैं, लेकिन हम मदद करने के चक्कर में उसका काम मजीद बढ़ा देते हैं, मजीद मुश्किल कर देते हैं, उसको मजीद मुसीबत में डाल देते हैं, ठीक है। तो कभी कभी हमारा किसी की हेल्प करना जो है वो महंगा पड़ जाता है। अब देखते हैं कि अंकल ने क्या क्या किया था। द वॉल क्रैक्स, the ladder crashes to the floor, the hammer falls and breaks a tile, he breaks a chair, and when he is on his way out of the room, he knocks over a coffee table and breaks a vase. In no time at all, he has caused a great deal of damage. When he is around, the place becomes a disaster zone. ठीक है, तो अंकल शम्स वॉकिंग डिजास्टर जोन किस तरह थे कि चलते फिरते एक डिजास्टर थे, चलते फिरते एक मुसीबत ढाने वाले थे। किस तरह से, जहां जाते थे वहां कुछ ना कुछ तोड़फोड़ कर देते थे। उन्होंने दीवार को भी क्रैक कर दिया, लैडर को भी जो है वो जमीन पे गिरा दिया, हैमर को गिरा के उससे टाइल तोड़ दिया, उन्होंने चेयर तोड़ दी, उन्होंने वास तोड़ दिया, उन्होंने बहुत सारी चीजों को नुकसान पहुंचा दिया, इसलिए वो चलते फिरते एक डिजास्टर थे। Now number C, what reasons do Mr. and Mrs. Malik give for wanting to get rid of Uncle Shams? ये आपसे यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं, क्या रीजंस दिए मिस्टर और मिसेस मलिक ने, गिव, अगेन ये हमारे पास प्रेजेंट टेंस के अंदर है, तो हम इसका जवाब भी प्रेजेंट टेंस में देंगे। किस चीज का रीजन, उन्होंने क्या रीजन दिया, फॉर वांटिंग टू गेट रिड। गेट रिड एक क्या है, प्रोवर्ब है, इसका मतलब होता है जान छुड़ाना, ऑफ अंकल शम्स। अंकल शम्स से जान छुड़ाने के उन्होंने क्या क्या रीजंस दिए हस्बैंड वाइफ ने। द मलिक थिंग्स, द मलिक्स यहाँ पर हम क्यों कह रहे हैं कि मिस्टर और मिसेस मलिक दोनों शामिल हैं इसके अंदर, ठीक है। हमने यहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस मलिक के बजाय क्या लिख दिया, द मलिक्स। इट मीन्स बोथ हस्बैंड वाइफ थिंक्स दैट, थॉट नहीं लिखा हमने यहाँ पर, थिंक्स दैट लिखा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस के अंदर आंसर है। थिंक्स दैट अंकल शम्स हैज एक्सेंट्रिक वेज, ये इनकी अजीबोगरीब हरकत हैं। ही हैज कम फार टू अर्ली फॉर द वेडिंग, पहली बात तो ये कि बहुत जल्दी वो तशरीफ ले आए वेडिंग के लिए। ही ईट्स लाइक अ हॉर्स and the cost of keeping him will rise too because he will undoubtedly break other things and they will have to pay for the damage, ठीक है। एक तो वो शादी के लिए बहुत जल्दी आ गए, फिर वो खाते भी बहुत ज्यादा थे, फिर उनको रखने की वजह से खर्चा भी बढ़ जाना था क्योंकि वो बहुत सारी चीजें तोड़ने वाले थे, क्योंकि वो आते ही चीजें तोड़ फोड़ करना शुरू कर दी थी उन्होंने। एंड दे विल हैव टू पे फॉर द डैमेज, और जाहिर है जब चीजें खराब होंगी तो उनके रिपेयर के अंदर जो है वो पैसा लगेगा। इट वॉज फॉर दीज रीजन्स दे वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ अंकल शम्स क्विकली, यही रीजंस थे जिसकी वजह से वो अंकल शम्स से बहुत जल्दी जान छुड़ाना चाहते थे, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट वे इज मिसेस मलिक सार्कास्टिक। यहाँ पर आपसे स्पेसिफिकली अब मिसेस मलिक की बात की गई है कि किस तरह से मिसेस मलिक सार्कास्टिक थी, यानी जो है वो तंज करने वाली थी, यानी उनका मिजाज जो था वो तंज वाला किस तरह से था, आप उसको एक्सप्लेन करें।
The answer to this question is when Mr. Malik calls Uncle Shams for lunch, Mrs. Malik sarcastically calls Uncle Shams Mr. Voracious and asks him to come and eat all the lunch and break a few plates, cups and saucers at the same time. मिसेस मलिक ने जो है, जब मिस्टर मलिक ने अंकल शम्स को बुलाया लंच के लिए, तो मिसेस मलिक ने उनके साथ जो है वो अच्छा सलूक नहीं किया और उन्होंने क्या कहा उन्होंने उनको वरेशियस कहा और उसके बाद उनसे कहा आइए आप तमाम लंच खा लीजिए और कुछ प्लेटें वगैरह भी तोड़ दीजिए अंकल, कुछ कप्स और सॉसर्स भी आप जो है वो सब सत्यानाश कर दीजिए। तो ये बात उन्होंने तंज में कही, जैसे कि अंकल शम्स को वो ये बताना चाह रही थी कि आप जहाँ जाते हैं हर चीज़ को तोड़ फोड़ डालते हैं। तो इस तरह से उनका जो बिहेवियर था वो थोड़ा सा अच्छा नहीं था, अजीब सा था। The last question says, which word best describes Uncle Sham's mood when he leaves the house? Choose more than one if necessary. अब यहाँ पर आपको जो सवाल दिया गया है उसका आपको मतलब समझना इम्पोर्टेंट है। आपसे कहा जा रहा है which word best describes, कौन सा वर्ड है जो बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब करता है अंकल शम्स के मूड को किस वक्त, when he leaves the house, जब वो घर छोड़कर जा रहे हैं। उनका मिजाज, उनकी तबीयत, उनका उस वक्त मूड कैसा होगा, आप इन 5 में से बताइए। ठीक है, तो अगर आपको इन 5 की मीनिंग्स पता होंगे तभी आप बता सकते हैं। ये तो आप सबको पता है कि अंकल शम्स जाहिर है उस वक्त बहुत दुखी थे, बहुत तकलीफ में थे और बहुत ज्यादा अफसरदा थे। जाहिर सी बात है, कोई शख्स किसी के यहाँ मेहमान बन के जाए और उसकी इंसल्ट की जाए, उसको वहां वार्म वेलकम ना किया जाए, तो वो कैसा अंदर से गिल्ट फील करता है, हर्ट होता है, कितना अफसुर्दा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस द मीनिंग्स ऑफ दीज 5 वर्ड्स: अग्रीव्ड, डिसीव्ड, हार्म्ड, एंग्री, हर्ट। अग्रीव्ड मीन्स सैड, ठीक है, बहुत ज्यादा दुखी होना। डिसीव्ड मीन्स धोखा खाना। हार्म्ड मीन्स नुकसान पहुंचना। एंग्री मीन्स गुस्सा होना। हर्ट मीन्स किसी से बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचना। तो यहाँ पर उनके साथ, अंकल के साथ क्या था? क्या वो दुखी थे? क्या उन्होंने धोखा खाया था कोई? क्या उन्हें नुकसान पहुंचाया गया था? क्या वो गुस्सा थे या वो तकलीफ में थे? तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इन 2 में से अंकल शम्स का मूड इस वक्त क्या था? अग्रीव्ड एंड हर्ट। अंकल जो है वो दुखी भी थे और बहुत ज्यादा हर्ट भी हुए थे, क्योंकि उन्हें कोई धोखा नहीं मिला था, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया था और ना ही वो किसी बात पर गुस्सा थे। जाहिर है इंसान को ऐसी सिचुएशन में गुस्सा नहीं आता, बल्कि उसको दुख होता है, तकलीफ होता है। अगर गुस्सा आता है तो फिर वो अपने गुस्से का इजहार दूसरे तरीके से करता है। सो हियर एक्सरसाइज A completes and we'll do the rest of the questions in the next video. So thanks for watching the video. Please like the video, share it with your friends, subscribe to the channel if you are new, and stay tuned. Take care. Allah Hafiz.